नमस्कार दोस्तों, कुलदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक। आज की हमारी क्लास भारत के राजनीतिक विचारक महात्मा गांधी जी के ऊपर रहेगी, जो कि एमपीपीएससी के पेपर 2 के पार्ट ए के यूनिट 4 भारत के राजनीतिक विचारक जो यूनिट 4 है उससे संबंधित है। हमारी क्लास वनडे एग्जाम जैसे कि एमपीपीएससी प्री, व्यापम, एसएससी के लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि भारत के राजनीतिक विचारकों से 1 या 2 क्वेश्चन अमूमन हर एग्जाम में पूछे लिए ही जाते हैं। तो महात्मा गांधी जी के साथ शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी जी को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि महात्मा गांधी जी से संबंधित एमपीपीएससी में किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक जो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 3 मार्कर की बात करें, अति लघु उत्तरीय, तो क्वेश्चन सिंपल पूछे गए हैं। फिनिक्स आश्रम, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह, महात्मा गांधी जी की नैतिक शिक्षा क्या है, महात्मा गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए, सर्वोदय, 11 वचन में से 6 वचनों को उल्लेख कीजिए, टॉलस्टॉय फोरम। 5 मार्कर लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की बात करें तो हिंदू मुस्लिम एकता के संवर्धन में महात्मा गांधी की भूमिका। वैसे मूलतः क्वेश्चन पेपर 1 का है, लेकिन यहां पर भी हम इसका फिलोसफिकल डायमेंशन अर्थात जो विचारों में विचारगत फिलोसफी के क्षेत्र में जो महात्मा गांधी जी ने किस प्रकार हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया वो चीज डिस्कस करेंगे। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के जीवन और उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, ट्रस्टीशिप न्यासता का सिद्धांत। वहीं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस की बात करें तो लोकतंत्र में गांधी जी के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को समझाइए। गांधी जी के अनुसार अहिंसा को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में पूछा गया है। गांधी जी की ट्रस्टीशिप की अवधारणा, दर्शन में नैतिक बिंदुओं का विवेचन कीजिए, और रामराज, गांधी जी का रामराज। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी की कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं कि उनका जन्म कब हुआ। जैसे कि हम जानते हैं उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ, और उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। मृत्यु का कारण हम जानते हैं, नाथूराम गोडसे के द्वारा उनको असैसिनेट कर दिया गया, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। जो उनका स्मारक है दिल्ली में, उसको राजघाट के नाम से जाना जाता है। उनकी जो अहिंसात्मक प्रतिरोध की जो नीति रही, उसके लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनको आज भी याद किया जाता है। उनके जो उल्लेखनीय कार्य रहे, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, अर्थात सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो उनकी पुस्तक लिखी गई है, और हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये किताब उनके द्वारा लिखी गई। उनके द्वारा 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आज़ादी के पूर्व भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, 1924 में वो उसके अध्यक्ष रहे, 43वें अध्यक्ष रहे। बेसिक जानकारी हमने महात्मा गांधी जी के बारे में जान ली। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा भारत में हुई, और वो बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए लंदन गए। जैसे कि आप देख सकते हैं लंदन में उनका आज भी एक मोनो लोगो लगा हुआ है। उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई लंदन से की। जब वो लंदन से पढ़ के आए तो 1893 में एक दादा अब्दुल्ला करके एक बिजनेसमैन थे, तो उनके केस से संबंध में उनको दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। जैसे कि आप देख सकते हैं 1893 में दक्षिण अफ्रीका के लिए वो रवाना हुए, क्योंकि दादा अब्दुल्ला के जो चचेरे भाई थे उनके लिए वकील बनकर वो पहुंचे थे। अब हम महात्मा गांधी जी के अफ्रीका जाने से पहले एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि जो देश में अंग्रेजों का शासन है वो क्या कहकर शासन कर रहे थे, कि हम क्यों शासन कर रहे हैं। तो अंग्रेजों द्वारा एक काफी विवादित सिद्धांत है, श्वेत व्यक्तियों का बोझ सिद्धांत, व्हाइट मैन बर्डनशिप। अर्थात अंग्रेज लोग कहते थे कि चूंकि हम श्वेत वर्ण के हैं और सर्वोपरि हैं, इसलिए हमको शासन करने का आप पर अधिकार है, काले लोगों पर अधिकार है, भारतीय लोगों पर अधिकार है, एशियाई लोगों पर अधिकार है। हम आपको कल्चर सिखा रहे हैं, हम आपका संस्कृतिकरण कर रहे हैं, हम आपका विकास कर रहे हैं। ये कौन कहते थे? अंग्रेज। इसको कहते हैं श्वेत व्यक्तियों का बोझ सिद्धांत। इतिहास के अंदर ये डिस्कस किया जाता है। इसी के तहत वो लोग भेदभाव की नीति अपनाते थे, नस्लीय भेदभाव। नस्लीय भेदभाव भी ऐसा कि आप देख सकते हैं कि लंदन, ब्रिटेन में कई रेस्टोरेंट्स पर लिखा हुआ होता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। कितनी नस्लीय भेदभाव, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ये बात किसी से छुपी नहीं है। इसी तरह की असमानता की नीतियां वो पूरे अफ्रीका में भी अपना रहे थे, इंडिया में भी अपना रहे थे। जब 1893 में महात्मा गांधी जी अफ्रीका पहुंचे, 1893 में महात्मा गांधी जी अफ्रीका पहुंचे, तो वो क्या पाते हैं
मैं बताता हूं। महात्मा गांधी के साथ 3 घटनाएं होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। इन 3 घटनाओं ने महात्मा गांधी को हिला के रख दिया। पहली होती है तो उनको रंग के कारण उनके साथ भेदभाव किया गया। उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था, ट्रेन में फर्स्ट क्लास का टिकट था, वो सफर कर रहे थे, अंग्रेजों ने उन्हें उठाकर फेंक दिया, ट्रेन से फेंक दिया। ये स्थान पीटर मैरिट्सबर्ग, आप ध्यान रखिए, दक्षिण अफ्रीका में। ये वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस स्थान पर उनके साथ इस टाइप की घटना हुई थी। तो उनको, आप यहाँ मूल मुद्दे पर आते हैं, प्रथम श्रेणी से फेंक दिया गया। और एक और अन्य घटना में डरबन में उनके साथ क्या हुआ कि मजिस्ट्रेट ने उनको आदेश दिया कि आप अपनी पगड़ी उतार दीजिए। आप जानते हैं भारत के इंसान के लिए पगड़ी एक सम्मान, आत्मसम्मान का प्रतीक होती है। इन 3 घटनाओं ने महात्मा गांधी को हिलाकर रख दिया। और यहीं शुरुआत होती है महात्मा गांधी जी की अफ्रीका में आंदोलन की। महात्मा गांधी जी ने कहा कि ये तो गलत है, असमानता की नीति है, मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, मैं उसको ट्रेन से क्यों फेंक दिया गया, मेरे साथ भेदभाव की नीति क्यों अपनाई गई। महात्मा गांधी जी ने कहा कि बहुत हुआ सम्मान, अब होगा संग्राम। लेकिन संग्राम कैसे होगा? संग्राम होगा, बहुत हुआ सम्मान, अब होगा संग्राम। लेकिन ये संग्राम कैसे होगा? संग्राम होगा सत्याग्रह से, संग्राम होगा अहिंसा से। उस समय अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा की शुरुआत की महात्मा गांधी जी के द्वारा। उनके परिणाम क्या होते हैं कि 1893 से लेकर 1914 तक महात्मा गांधी जी के द्वारा अफ्रीका में एक सिविल राइट मूवमेंट चलाया गया। 1894 में वो नेशनल भारतीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं। 1904 में महात्मा गांधी जी फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं, जिसका मूल उद्देश्य था कि रंगभेद की जो नीति थी और अत्याचार किए जा रहे थे, उसके खिलाफ सत्याग्रह से किस प्रकार निपटा जाए। जो फिनिक्स आश्रम था, और अब महात्मा गांधी की द्वारा 1906 में पहली बार अफ्रीका में सत्याग्रह को अपनाया गया। ये ध्यान रखिए, अफ्रीका में। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वनडे एग्जाम में, कि सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो वो अफ्रीका में किया गया, भारत में किया गया, लेकिन भारत में बाद में किया गया। सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी जी द्वारा अफ्रीका में किया गया। उसके बाद महात्मा गांधी जी 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना करते हैं। टॉलस्टॉय का फार्म का मूल उद्देश्य क्या था कि सत्याग्रह का अभियान था, उसका मुख्यालय बना टॉलस्टॉय फार्म। वो ट्रेनिंग सेंटर बन गया, प्रशिक्षण दिया करते थे वहां पर। हरमन कॉलरबैक जैसे विशेषज्ञ, जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति उनका सहयोग करते थे सत्याग्रह में। 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना करते हैं महात्मा गांधी जी। 1893 से लेकर 1914 के दौर में अपन ने देखा कि 1894 वो नेशनल भारतीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं। 1904 में फिनिक्स आश्रम, और 1910 में टॉलस्टॉय फोरम। ये हो गया 1893 से लेकर 1914 तक जो महात्मा गांधी जी के द्वारा अफ्रीका में जो काम किए गए सिविल राइट मूवमेंट के लिए, मानवाधिकारों के लिए, उनका। अब आते हैं जो मेन काम रहा, जो मेन योगदान रहा महात्मा गांधी जी का। जब वो भारत लौट के आए 1915 में, तो भारत में एक अजीब ही हवा थी। उनका नाम इतना फेमस हो गया कि एक संत ने अफ्रीका में अंग्रेजों को हरा दिया सत्याग्रह के माध्यम से, बिना लड़े ही, बिना हथियार का इस्तेमाल किए ही। और उसी का परिणाम क्या होता है इंडिया में, भारत में, जो महात्मा गांधी के द्वारा स्वदेशी की नीति अपनाई गई। स्वदेशी, असहयोग, जो फैक्ट है वो भारतीय इतिहास मॉडर्न इंडिया का भाग है, पेपर 1 का। यहां हम फिलॉसफी की बात करेंगे। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो आते ही देश में स्वदेशी की बात की गई।
स्वदेशी की बात की गई, असहयोग असहयोग बहिष्कार का बात किया गया। असहयोग बहिष्कार की बात की गई। और बहिष्कार के बाद आता है सविनय अवज्ञा। और सविनय अवज्ञा के बाद आता है सीधा भारत छोड़ो आंदोलन। हम देख सकते हैं महात्मा गांधी जो स्वदेशी, असहयोग बहिष्कार, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन, किस प्रकार आजादी के मार्ग को प्रशस्त किया गया, सुनिश्चित की गई आजादी, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत काम किया गया। वहीं सत्याग्रह को महात्मा गांधी जी के द्वारा मूल मंत्र के तौर पर उपयोग किया गया। असहयोग भी सत्याग्रह ही का एक भाग है, बहिष्कार भी सत्याग्रह ही का भाग है, सत्याग्रह का एक और भाग है हड़ताल, हिजरत, ये भी सत्याग्रह का ही भाग आता है, महात्मा गांधी जी द्वारा बताया गया हिजरत को भी। और साथ में ही महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि 3 लक्ष्य, महात्मा गांधी जी ने 3 लक्ष्य बनाए। पहला, हिंदू मुस्लिम एकता। महात्मा गांधी जी ने कहा ये मेरी जिंदगी का पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है छुआछूत की समाप्ति। और तीसरा है महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार, महिला उत्थान। ये अपने आप में पॉइंट हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मोटे तौर पर देख लेते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा जो असहयोग सत्याग्रह की नीति अपनाई गई, उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, जो राष्ट्रीय आंदोलन था, जैसा कि हम जानते हैं सत्याग्रह के अंतर्गत महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग, हड़ताल इत्यादि को बताया गया। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि ये अनशन, हड़ताल, असहयोग लगातार नहीं होना चाहिए, इनमें बीच में विराम होना चाहिए, अर्थात संघर्ष विराम संघर्ष, संघर्ष विराम संघर्ष की नीति अपनानी चाहिए। और इसी के क्रम में महात्मा गांधी जी के द्वारा हम क्या देखते हैं कि 1920 में संघर्ष किया गया। संघर्ष बोले तो 1920 में असहयोग आंदोलन, 1920 में महात्मा गांधी जी क्या शुरू करते हैं, असहयोग आंदोलन। 1900, इसको थोड़ी छोटी लाइन बना लेते हैं, 1920 में असहयोग आंदोलन, ये 1920 की बात है। फिर संघर्ष के बाद उन्होंने विराम लिया। फिर 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, ये 1930 की बात है। फिर संघर्ष किया, फिर गांधी जी ने फिर विराम लिया कि फिर लेते हैं विराम, और फिर 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। अपार जन, पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गया। 1942 कितनी साइंटिफिक रणनीति अपनाई गई, संघर्ष विराम संघर्ष विराम संघर्ष, देश की आजादी सुनिश्चित कर दी महात्मा गांधी जी के द्वारा। संघर्ष विराम संघर्ष की जो नीति अपनाई गई महात्मा गांधी जी के द्वारा, उसका परिणाम क्या हुआ कि आंदोलन था, जो राष्ट्रीय आंदोलन था, भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था, संघर्ष विराम संघर्ष, संघर्ष विराम संघर्ष की नीति के कारण जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन था, वो सामाजिक, सांस्कृतिक समारोह बन गया। आप गौर कीजिए, जो राष्ट्रीय आंदोलन, आजादी के राष्ट्रीय आंदोलन को महात्मा गांधी जी के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक समारोह, सोशियो कल्चरल रेवोल्यूशन या कहेंगे फेस्टिवल बना दिया गया कि हम आंदोलन करेंगे, फेस्टिवल है तो हमारा एक आंदोलन का
आंदोलन का नक्शा, आंदोलन का चेहरा ही परिवर्तित कर दिया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। कितना इनोवेटिव तकनीक, एकदम नवाचार लेके आए महात्मा गांधी जी, और जिसका परिणाम क्या हुआ कि अपार जन समूह, महिलाओं की भागीदारी देखी गई स्वतंत्रता आंदोलन में। महिलाओं की भागीदारी, जो परिणाम चाहे नहीं गए वो भी किए गए, जैसे कि शराबबंदी, सभी चीजें हुई महात्मा गांधी जी के द्वारा, उनके विचारों के द्वारा। अब डिस्कस करते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं मूल फिलॉसफी क्या रही है। इन सभी बिंदुओं को हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे, धीरे धीरे पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। अभी ये देखते हैं कि उनके जो विचार, अब गांधी जी पर आते हैं, गांधी जी के विचारों पर आते हैं, तो उनको विचारों को किन बिंदुओं ने प्रभावित किया, किन किन चीजों ने उनको महात्मा गांधी जी के विचारों को प्रभावित किया। तो देखते हैं कि टॉलस्टॉय का वॉर एंड पीस है, ये बर नहीं है, सॉरी, वॉर एंड पीस 1869 में लिखा गया। गांधी जी इससे प्रभावित हुए, गीता और रामायण से प्रभावित हुए। बौद्ध धर्म की शांति और अहिंसा महात्मा गांधी को काफी प्रभावित किया। इस्लाम धर्म की बंधुता ने महात्मा गांधी जी को प्रभावित किया। और जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट, ये सर्वोदय के नाम से महात्मा गांधी जी ने गुजराती में लिखी। ये मूलतः 1 2 3 4 5 बिंदु हैं जो इनको महात्मा गांधी इनसे प्रभावित रहे। 5 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चन आए, सीधा लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो साधन साध्य संबंध के बारे में महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या बताया गया। सबसे पहले साधन जान लेते हैं, साधन साध्य संबंध होता क्या है। साधन और यह है साध्य, मीन्स और एंड्स। अब हमारा साध्य क्या है, हम अपना ही साध्य देख लें तो हमारी साध्य क्या है, जनसेवा। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे अधिकारी बनेंगे, नहीं, जनसेवा हमारा मूल साध्य। साधन क्या है, एमपीपीएससी। बोले तो सिलेक्शन लेके हम डिप्टी कलेक्टर या अधिकारी बनेंगे, उसके बाद जनसेवा करेंगे। जनसेवा करने का एक और माध्यम हो सकता है लुटेरा, अमीरों से लूटेगा और गरीबों को देगा, यह भी तो जनसेवा है। लेकिन नहीं, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जब तक साधन की पवित्रता नहीं होगी, साध्य पवित्र नहीं होगा। यही महात्मा गांधी साधन और साध्य दोनों की पवित्रता की बात करते हैं। अर्थात साधन व साध्य दोनों पवित्र होना चाहिए। बीज और वृक्ष का संबंध बताया। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए। अगर आप बबूल का पेड़ बोएंगे तो बबूल ही मिलेगा, अगर आम चाहिए तो आम का पेड़ बोना पड़ेगा। इसी संबंध में महात्मा गांधी जी कर्म के सिद्धांत, अर्थात कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब महात्मा गांधी जी ये कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करना ही हमारे बस में, फल की चिंता हमको नहीं करनी चाहिए। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि कर्म और फल, इस संबंध में ध्यान रखते हुए महात्मा गांधी ने बार बार कहा है कि अहिंसा, महात्मा गांधी जी के लिए अहिंसा स्वराज्य से पहले है। मतलब स्वराज्य बाद की बात है, अहिंसा पहले है। वो किसी भी प्रकार से महात्मा गांधी जी हिंसा के माध्यम से प्राप्त किया गया स्वराज्य, या हिंसा के माध्यम से स्वराज्य की प्राप्ति, चूंकि स्वराज्य हमारा साध्य है, स्वयं का शासन, लेकिन अगर हिंसा गलत नीति के द्वारा होगा तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि ये पवित्र नहीं है, ये साधन पवित्र नहीं है, ये अपवित्र साधन है हिंसा। महात्मा गांधी जी कहते हैं इसलिए अहिंसा मतलब साधन अर्थात अहिंसा भी पवित्र होना चाहिए, और साध्य अर्थात स्वराज्य, दोनों की पवित्रता की बात करते हैं। दोनों, महात्मा गांधी ने कहा कि दोनों में अभियोजन संबंध है, सत्य को साध्य और अहिंसा को साधन के रूप में स्वीकार किया। मतलब सत्य हमारा अल्टीमेट साध्य है, सत्य की प्राप्ति हमारी अल्टीमेट गोल है, और अहिंसा इसका साधन है। महात्मा गांधी की द्वारा जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का जो दार्शनिक आधार है कि जो राजनीतिज्ञ हैं उसमें दार्शनिकता कैसी आ गई। महात्मा गांधी जी के द्वारा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने राजनीति का धर्मानुकरण किया, या कहें धर्म का राजनीतिकरण तो नहीं किया, राजनीति का धर्मानुकरण किया। मतलब राजनीति में वो धर्म को जोड़ा,
उसी संबंध में वो पोलाक नाम के एक इंसान को पत्र लिखकर क्या कहते हैं महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि मैं ज्यादातर जिन लोगों से मिला वो छद्म वेश में राजनीतिज्ञ हैं। अधिकांशतः जिन धार्मिक लोगों से मिला, महात्मा गांधी जी ने कहा कि अधिकांशतः जिन धार्मिक लोगों से मैं मिला वो असल में तो राजनीतिज्ञ हैं, अंदर से राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति खेलते हैं। जबकि अपने बारे में क्या कहते हैं महात्मा गांधी जी की, मैं बाहर से राजनीतिज्ञ हूं लेकिन अंदर से परंतु धार्मिक हैं। मेरी प्रवृत्ति राजनीतिज्ञ नहीं, धार्मिक है, अंदर हृदय से धार्मिक व्यक्ति हूं। महात्मा गांधी जी कॉस्मिक स्पिरिट, ये स्पिरिट नहीं स्पिरिट है, कॉस्मिक स्पिरिट अर्थात जीवात्मा को परमात्मा के विषय में होने वाला जो विश्व के एकत्व की बात है, कॉस्मिक स्पिरिट में विद्यमान सभी एकत्व की स्वीकार करने की बात करते हैं महात्मा गांधी जी। उन्होंने मनुष्य के जीवन का महात्मा गांधी जी के द्वारा अभी अपन ने देखा कि महात्मा गांधी के द्वारा कॉस्मिक स्पिरिट में एकत्व की बात को स्वीकार किया गया। फिर महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मानुभूति है। जीवन का अंतिम लक्ष्य कॉस्मिक स्पिरिट, फिर जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या बताते हैं, आत्मानुभूति। आत्मानुभूति अर्थात जीवात्मा को परमात्मा के विषय में होने वाला ज्ञान। आत्मानुभूति बोले तो जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, सीधा कहें जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, जीवात्मा को परमात्मा के बारे में होने वाला ज्ञान। महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है आत्मानुभूति की प्राप्ति, और आत्मानुभूति के लिए क्या आवश्यक है, आत्मशुद्धि आवश्यक है। आत्मानुभूति के लिए आत्मशुद्धि, मतलब आत्मानुभूति पर जीवात्मा का परमात्मा से मिलन कैसे होगा, उसके लिए आत्मशुद्धि आवश्यक है। और आत्मशुद्धि के लिए महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं, पंच महाव्रत का सिद्धांत देते हैं। और आत्मशुद्धि के लिए पंच महाव्रत बोले तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इन सभी बिंदुओं का हम डिस्कस करेंगे। मोटे तौर पर समझिए महात्मा गांधी जी के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का दार्शनिक आधार क्या है, वो कॉस्मिक स्पिरिट में विद्यमान सभी के एकत्व को स्वीकार करते हैं और मनुष्य जीवन का मूल मकसद आत्मानुभूति को मानते हैं, अर्थात जीवात्मा का परमात्मा के बारे में होने वाला ज्ञान। और आत्मानुभूति के लिए आत्मशुद्धि आवश्यक बताते हैं और आत्मशुद्धि के लिए पंच महाव्रत का सिद्धांत देते हैं, जो कि प्रैक्टिकल प्रत्येक इंसान के लिए बताते हैं कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के ऊपर अपन ने जो धार्मिक दार्शनिक आधार रहा वो हमने डिस्कस किया। अब आते हैं मानव स्वभाव पर विचार। उनका दार्शनिक आधार समझ लिया, अब मानव स्वभाव पर, उनके मानव के बारे में क्या विचार है। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मानव अपूर्णता से पूर्णता की ओर जा रहा है। बोले तो जैसे कि हम जानते हैं इंसान को हम कहते हैं सोशल एनिमल। ये सोशल शब्द को महात्मा गांधी जी हाईलाइट करते हुए कहते हैं कि जब तक ये इस चीज को हमको प्राप्त करना है, सोशल, अपूर्णता से पूर्णता को प्राप्त करना है। मनुष्य, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मनुष्य पशु के रूप में हिंसक है, मूल रूप से पशु ही है, सोशल एनिमल है। लेकिन जब उसको अंतरात्मा की बात सुनता है, आत्मा का ज्ञान होता है, तो वो हिंसक नहीं रह जाता। जब उसकी आत्मा जागृत होती है तो वह हिंसक नहीं रह सकता, वो मूल रूप में अहिंसक हो जाता है। जब धर्म की अवधारणा की बात आती है,
मानव स्वभाव पर विचार के हमने देख लिया। अब महात्मा गांधी जी के धर्म पर विचार, कि धर्म के बारे में क्या विचार है महात्मा गांधी जी के। तो धर्म पर विचार देखते हैं, महात्मा गांधी जी धर्म पर क्या कह रहे हैं। धर्म पर महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि धर्म की वो संकुचित अवधारणा प्रस्तुत नहीं करते महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी धर्म की बड़ी बड़ी मैक्रो लेवल, बड़ी बृहद लेवल पर अवधारणा प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि धर्म की जो विविधता का अर्थ है, महात्मा गांधी बताते हैं, उसका महात्मा गांधी उत्तर देते हैं कि महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं विश्व के सभी महान धर्मों के आधारभूत सत्ता में विश्वास करता हूं। महात्मा गांधी जी का मानना था जो कोर वैल्यूज हैं, कोर वैल्यूज वो हर धर्म में समान है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व सभी धर्मों का मूलभूत आधार है। महात्मा गांधी जी ने कहा कि धर्म क्रूर अर्थ में संप्रदायवाद नहीं है। महात्मा गांधी धर्म को परिभाषित करते हैं। वर्तमान में जो धर्म की एक संकीर्ण परिभाषा हो गई है कि कोई कह रहा है कि मैं हिंदू हूं तो उसको सांप्रदायिक मान लिया जा रहा है, कोई कह रहा है कि मैं मुसलमान हूं तो उसको सांप्रदायिक मान लिया जा रहा है, कि संप्रदायवाद को बढ़ावा दे रहा है। जबकि महात्मा गांधी जी कहते हैं कि क्रूर अर्थों में संप्रदायवाद नहीं है, इसका अर्थ है सार्वदेशिक व्यवस्थित नैतिक नियंत्रण। बोले तो महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि धर्म का मतलब है सार्वदेशिक व्यवस्थित नैतिक नियंत्रण। महात्मा गांधी जी ने धर्म को क्या कहा? सार्वदेशिक व्यवस्थित नैतिक नियंत्रण, जो नैतिकता को बढ़ावा देता है। अब राजनीति के बारे में अवधारणा देखते हैं कि महात्मा गांधी जी के द्वारा राजनीति के बारे में क्या कहा गया। तो राजनीति के बारे में अवधारणा महात्मा गांधी जी कहते हैं कि राजनीति मनुष्य के जीवन का एक भाग है। राजनीति को मनुष्य के जीवन का एक भाग माना है महात्मा गांधी जी। मनुष्य के जीवन का एक भाग है और विश्व से जुड़े रहने का श्रेष्ठ माध्यम है। आज के दौर में राजनीति को बुरा माना जाता है। लोग कहते हैं कि ज्यादा नेतागिरी छाट रहे हो, ज्यादा पॉलिटिक्स खेल रहे हो। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि ये तो विश्व से जुड़े रहने का और मानव जीवन का एक भाग है। हाँ, सत्ता के संकेंद्रण और राजनीतिक सत्ता से संबंध हिस्सा, सत्ता के संकेंद्रण और राजनीतिक सत्ता से संबंध हिंसा का जो प्रयोग है उसकी आलोचना करते हैं महात्मा गांधी जी। राजनीति का मूल मकसद क्या है? लोक कल्याणकारी नीतियां। ये राजनीति का मकसद हो गया। और धर्म के बारे में महात्मा गांधी जी क्या कह रहे हैं कि सार्वदेशिक व्यवस्थित नैतिक नियंत्रण है। महात्मा गांधी सार्वदेशिक व्यवस्थित नैतिक नियंत्रण में विश्वास को बताते हैं। इसी क्रम में दोनों को मिलाकर महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि जब दोनों के बीच संबंध, महात्मा गांधी जी बता रहे हैं कि धर्म और राजनीति के बीच लोक कल्याणकारी नीतियां राजनीति ला रही है, धर्म ला रहा है सार्वदेशिक व्यवस्थित नैतिक नियंत्रण। ये धर्म नैतिक नियंत्रण धर्म स्थापित कर रहा है। और यही महात्मा गांधी जी का राजनीति और धर्म के बीच में संबंध स्थापित करते हुए बताते हैं कि महात्मा गांधी जी कहते हैं कि लोग राजनीति में अन्य की सेवा के उद्देश्य से सार्वजनिक कार्यों में भाग लेते हैं। अन्य की सेवा। महात्मा गांधी धर्म द्वारा फैलाई गई राजनीति का अर्थ मानवता की सेवा के लिए समर्पित राजनीति बताते हैं। इसी संबंध में महात्मा गांधी जी कहते हैं कि असली राजनीति का मकसद तब है तब कोई व्यक्ति बिना किसी बाहरी व्यक्ति या बाहरी दबाव के बिना समाज के नियमों का पालन करे। असली राजनीति का मकसद, महात्मा गांधी जी क्या बताते हैं? असली राजनीति का मकसद तब है तब कोई व्यक्ति बिना किसी बाहरी व्यक्ति या दबाव के बिना समाज के नैतिक नियमों का पालन करे। वो कैसे करेगा? जब धर्म और राजनीति मिलकर काम करेंगे, अर्थात नैतिक नियंत्रण स्थापित होगा समाज के ऊपर। गांधी जी बताते हैं कि राजनीति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लोगों को अपनी दशा बेहतर करने का, समर्थ बनाने का माध्यम है। वर्तमान में राजनीति काफी संकीर्ण विचारधारा, संकीर्णता से देखा जाता है राजनीति को। महात्मा गांधी जी कितने बृहद रूप में बता रहे हैं कि ये लोगों को अपनी दशा बेहतर बनाने का, समर्थ बनाने का माध्यम है। मतलब लोग अपने आप को कैसे एम्पावर करें,
कैसे अपने मुद्दों को उठाएं, कैसे अपने मुद्दों को अपने जनप्रतिनिधियों के सामने रखें। हमने महात्मा गांधी जी के धर्म और राजनीति संबंध में पूरे विषयों को समझ लिया कि उनकी विचारधारा क्या रही, धर्म के बारे में क्या उनके विचार हैं, राजनीति के बारे में क्या विचार हैं, और उन्होंने किस तरीके से धर्म और राजनीति को मिलाकर एक धर्म का राजनीति का धर्मानुकरण किया, जो कि मानव लोक कल्याण का जिसने मार्ग प्रशस्त किया। अब आते हैं महात्मा गांधी जी के पंच महाव्रत सिद्धांत के ऊपर, जो उन्होंने पंच महाव्रत का सिद्धांत दिया था। पंच महाव्रत के सिद्धांत के तौर पर फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि अभी हमने क्या डिस्कस किया था, कि दोबारा से देख लेते हैं कि महात्मा गांधी जी ने कहा कि आत्मानुभूति, आत्मानुभूति के लिए आत्मशुद्धि आवश्यक है, और आत्मशुद्धि के लिए महात्मा गांधी जी द्वारा पंच महाव्रत का सिद्धांत दिया गया था, ये हमने देखा। और पंच महाव्रत का पहला व्रत है सत्य। महात्मा गांधी जी सत्य को दो अर्थों में समझाते हैं। महात्मा गांधी जी ने सत्य को दो अर्थों में समझाया। पहला है तत्वमीमांसी दृष्टिकोण। तत्व दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण एक गलत प्रिंट हो गया है, सॉरी, माफी चाहेंगे। दृष्टिकोण, महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्य को पहले तत्वमीमांसी दृष्टिकोण में बताया गया, जिसके तहत वो सत्य को चरम सत्ता मानते हैं, सत्य को साध्य मानते हैं। सत्य साधन नहीं है, सत्य साध्य है, सत्य की प्राप्ति करनी है, अर्थात सत्य ही ईश्वर है। और वहीं दूसरी ओर नैतिक दृष्टिकोण में मानते हैं तो मूल्य के रूप में मानते हैं। महात्मा गांधी जी की सत्य एक मूल्य है जिसको हर इंसान को अपने जिंदगी में फॉलो करना चाहिए। दूसरा जो व्रत है अहिंसा। महात्मा गांधी जी के द्वारा हमने देखा कि अफ्रीका में मानवाधिकारों के आंदोलन के दौरान भी अहिंसा आधारित सत्याग्रह को ही अपनाया गया, और यहां पर भी महात्मा गांधी सत्याग्रह की अहिंसा को बताते हुए कहते हैं कि अहिंसा सर्वोत्तम गुण है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि हिंसा तो जानवरों का मूल गुण है, अहिंसा मानव का मूल गुण है। अहिंसा को दो अर्थों में, दो पक्षों में परिभाषित करते हुए कहते हैं कि एक तो निषेधात्मक अर्थ है, एक भावनात्मक पक्ष है अहिंसा का। निषेधात्मक अर्थ में अहिंसा का अर्थ महात्मा गांधी जी बताते हैं कि संपूर्ण तरीके से अहिंसा में विश्वास, संपूर्ण तरीके से, बिल्कुल हिंसा नहीं, हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं। इसी संदर्भ में महात्मा गांधी जी मनसा वाचा कर्मा, मनसा वाचा कर्मणा अर्थात मन वचन कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट ना पहुंचाना, हिंसा ना करना। इसी संबंध में ये विचार महात्मा गांधी जी के पर्यावरण चिंतन से भी जुड़े हैं। पर्यावरण चिंतन में हम देखते हैं कि हम वृक्षों की अंधाधुंध कटाई और शिकार, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना, ये निषेधात्मक अर्थ में सत्य का, अहिंसा का उन्होंने पक्ष बात की है। और जब भावनात्मक अर्थ में बात करते हैं महात्मा गांधी जी, तो कहते हैं कि सभी प्राणियों के प्रेम व दया भावना व सहानुभूति व सेवा भाव रखना। निषेधात्मक पक्ष में किसी भी प्राणी को एक कष्ट न पहुंचाना कहते हैं अहिंसा का मतलब। महात्मा गांधी जी द्वारा निषेधात्मक अर्थ में किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना, और भावनात्मक अर्थ में सभी प्राणियों के लिए प्रेम दया सहानुभूति और सेवा भाव रखना, ये अहिंसा है। कितना विस्तृत, कितना वर्णित, कितनी ब्रॉड सोच है महात्मा गांधी जी की। और भी व्यापकता देते हैं अहिंसा को महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा का आधार नैतिकता है, आध्यात्मिक बल है। अहिंसा तो नैतिक और आध्यात्मिक बल है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि अगर कोई इंसान संपूर्णता के साथ अहिंसा का पालन करता है तो उसकी ये दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचायक है, आध्यात्मिक शक्ति का परिचायक है, ना कि कायरता का। कुछ लोग महात्मा गांधी जी की आलोचना करते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा कि अगर आपके कोई एक गाल पर थप्पड़ मार रहा है तो आप दूसरे गाल पर खा लीजिए। महात्मा गांधी जी की बहुत सारे लोगों के द्वारा आलोचना की जाती है। वो लोग देखें, समझें कि अगर कोई आप पे अत्याचार कर रहा है, आप पर हिंसा कर रहा है, तो हिंसक होना तो जानवरों का गुण है, हिंसक होना तो काफी आसान है। सबसे कठिन है अहिंसक होना। इसी के लिए महात्मा गांधी जी कहते हैं
कि जब कोई व्यक्ति अहिंसा का संपूर्णता के तौर पर पालन करता है तो उसकी दृढ़ साहस और आध्यात्मिक शक्ति का परिचायक है, ना कि कायरता का। अब अस्तेय के ऊपर आते हैं, जो एक और व्रत दिया गया महात्मा गांधी जी द्वारा, तीसरा व्रत अस्तेय। अस्तेय को ही महात्मा गांधी जी दो अर्थों में समझाते हैं। पहला अर्थ है चोरी ना करना, सिंपल अर्थ। महात्मा गांधी जी कहते हैं अस्तेय का सिंपल अर्थ चोरी ना करना। और जो व्यापक अर्थ है, जो वैचारिक दृष्टिकोण है महात्मा गांधी जी का, उस संदर्भ में महात्मा गांधी जी कहते हैं कि अस्तेय का मतलब किसी भी व्यक्ति को ऐसी वस्तु से वंचित ना करना जिस पर उसका अधिकार नहीं है। महात्मा गांधी जी एक देश द्वारा दूसरे देश की जमीन पर कब्जा कर लेने का भी विरोध करते हैं। अस्तेय बेस्ट एग्जाम्पल, मतलब जिस चीज पर आपका अधिकार नहीं है उस चीज पर आप कब्जा कैसे कर सकते हैं। रूस द्वारा यूक्रेन पर कब्जा, महात्मा गांधी बेस्ट अस्तेय एग्जाम्पल कि किसी को ऐसी वस्तु से वंचित ना करना जिस पर उसका अधिकार, आपका अधिकार नहीं है। गलत लग गया है, यहां आपका होना चाहिए। किसी भी ऐसी वस्तु से किसी को वंचित ना करना जिस पर हमारा अधिकार नहीं है। हम किसी को ऐसी वस्तु से वंचित नहीं कर सकते। अपरिग्रह, चौथे व्रत के तौर पर महात्मा गांधी जी बताते हैं अपरिग्रह का साधारण अर्थ है एकत्रित ना करना, धन संपदा का एकत्रीकरण न करना, हाय तौबा न मचाना, लूट खसोट न मचाना। और जब व्यापक अर्थ की बात आती है तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि अपरिग्रह का अर्थ है निरंतर श्रम करते हुए ही समाज से कुछ लेना। अपने 7 पाप की अवधारणा में महात्मा गांधी जी कहते हैं कि बिना श्रम के धन, बिना श्रम के धन, ये महात्मा गांधी जी द्वारा 7 पाप उसमें से एक बताया गया है। यही कहते हैं कि बिना श्रम के किसी चीज पर हक नहीं जताना चाहिए। जिस चीज के लिए हमने श्रम नहीं किया है उस चीज पर हमारा अधिकार नहीं है। भ्रष्टाचार की आलोचना करते हैं यहीं पर अपरिग्रह के तौर पर महात्मा गांधी जी। और 5वें और अंतिम व्रत के तौर पर महात्मा गांधी ब्रह्मचर्य का उल्लेख करते हैं। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का तात्पर्य शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक स्तर पर वैचारिक शुद्धिकरण से। वैचारिक शुद्धिकरण, हर व्यक्ति के लिए वैचारिक शुद्धिकरण अति आवश्यक है। ब्रह्मचर्य के पालन हेतु इंद्रिय निग्रह करना आवश्यक है। कौटिल्य ने किस प्रकार बताया, आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि कौटिल्य द्वारा बताया गया कि एक राजा के लिए इंद्रिय निग्रह करना अति आवश्यक है। इंद्रिय निग्रह कैसे करेगा? विनय के द्वारा। और विनय कैसे आएगा? वृद्धों की सेवा। विनय कैसे आएगा? वृद्धों की सेवा। और महात्मा गांधी जी यही कहते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अर्थात इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह करना। आई होप आपने अभी तक की क्लास को एंजॉय किया, काफी अच्छे से समझा। हमने पंच महाव्रत के सिद्धांत तक काफी अच्छे से डिटेल में समझ चुके हैं महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी के अन्य विचारों को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो हमारी क्लास को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।